डन। चलिए, वेरी वार्म वेलकम। लेट्स स्टार्ट विद जनवरीज करंट अफेयर। अपॉलॉजीज फॉर द टाइम। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो चलिए जी, द फर्स्ट टॉपिक दैट विल बी कवरिंग एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, और इसके तहत हम कवर करने की कोशिश करेंगे स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया एंड देन इन पंजाब ऑल्सो। ठीक, चलिए, एनुअल ग्राउंड क्वालिटी रिपोर्ट या एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज की है? कोई आइडिया? कौन रिलीज करता है? आइडिया, एनी आइडिया? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिलीजेस एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2024। इसके साथ साथ एक और जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट है जिस पे चर्चा कर लेते हैं, उसका नाम है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ 2024। डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ 2024। इसको कौन रिलीज करता है? हाँ, यही करता होगा, तभी तो इसके साथ चर्चा कर रहा हूं। यही करता है भाई। चलो इस पे चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं पहले कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा? किस मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा? क्या जल शक्ति के अंडर नहीं आता होगा? हाँ जी। अरे नहीं भाई, वाटर से रिलेटेड है। वाटर से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे आ जाएगा? जल शक्ति के अंडर आता होगा, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये स्टैट्यूटरी है? क्या किसी लॉ के तहत इसको बनाया गया? यस, किस लॉ के तहत? वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ जी, नहीं, स्टैट्यूटरी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है। लेकिन एक और है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वो स्टैट्यूटरी है। अथॉरिटी, अथॉरिटी वर्ड आ गया। बोर्ड इज नॉट स्टैट्यूटरी, अथॉरिटी है, वो स्टैट्यूटरी है। और इसको किस एक्ट के तहत बनाया गया है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, वो स्टैट्यूटरी है, बोर्ड स्टैट्यूटरी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत इसको बनाया गया। क्लियर है जी? ठीक। अब इस बोर्ड का क्या काम होता है कि भाई आपने नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, उसमें ग्राउंड वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है। उसको असेस करना है, उसको मैनेज करना है, देखना है कहाँ पे उसका लेवल कम हो रहा है, कहाँ पे वो पोल्यूट हो रहा है, ये सब चीजें इनका काम कर रहा है। तो इसी के तहत इन्होंने रिपोर्ट्स जारी करना शुरू किया। तो एक तो पहली एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी कैसी है, राइट। इसके साथ साथ दूसरा, जब हमने डायनामिक असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ पे ठीक ठाक हो रहा है, ये दो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग आने शुरू हो। क्लियर है? तो पहले पहले डॉक्यूमेंट की बात करें। हाँ जी, हाँ जी, अलग है सर, अलग है। केड़ा सर? अच्छा, वो यही कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। अथॉरिटी का काम है कि यार कोई परमिशन लेनी है, एनओसी लेनी है, तो अथॉरिटी को जाओगे। ठीक है, अथॉरिटी का काम असेस करना नहीं हैगा, राइट। क्या हो गया? तो पहला गल करते हैं क्वालिटी दी।
क्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे, दे आर टॉकिंग कि जे ਆਪਾਂ ग्राउंड वाटर ਦੀ क्वालिटी चेक करिए ਤਾਂ मेजर पोल्यूटेंट्स ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, नाइट्रेट, देन क्लोरीन, देन आर्सेनिक, उसके साथ साथ यू विल सी यूरेनियम एज अ पोल्यूटेंट। उसके बाद जो अपने ग्राउंड वाटर ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਿਨਿਟੀ, ਸॉल्ट ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਪੋਲੂਟੈਂਟਸ ਹੈ ਰਾਈਟ। 90% ऑफ द टोटल असेसमेंट यूनिट्स जो उन्होंने मॉनिटर की हैं, असेसमेंट यूनिट मतलब कोई एरिया है, इट कैन बी ब्लॉक, इट कैन बी तलूक, उन्होंने असेसमेंट यूनिट मान लिया एक, उन्होंने मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ਜਿਹੜੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 100% ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਐਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ सबसे ज़्यादा हुआ पड़ा एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। नाइट्रेट किस फर्टिलाइजर से रिलीज होगा, मेजरली यूरिया, ठीक है जी। 42% ऑफ असेसमेंट यूनिट्स इन राजस्थान showed यूरेनियम एज अ मेजर पोल्यूटेंट, या यूरेनियम उत्थे प्रिस्क्राइब्ड लेवल्स तो ज्यादा सीगा राजस्थान दे विच। हाँ जी, क्लोरीन। फिर पंजाब दे विच भी समस्या है यूरेनियम दी है भाई, पंजाब में 30% जो आपके असेसमेंट यूनिट्स थे उन्होंने बोला कि यहां पे प्रिस्क्राइब्ड लेवल से ज्यादा यूरेनियम है, और अपनी क्लासेस में हम आराम से कवर करते हैं कि यूरेनियम एज अ सोर्स कैसे आ जाता है वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि पंजाब के केस में अगर बात करें या नदर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है उसमें नेचुरली यूरेनियम है। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि इससे फिर बॉम्ब क्यों नहीं बना लेते, भाई वो नेचुरल है, उतनी क्वांटिटी में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इस एक आर्गुमेंट हमेशा अपने साथ रखना कि जो हमारी एवोल्यूशन हुई है वो ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करने के लिए नहीं हुई, ये तो अब कंज्यूम करना शुरू किया है। थिंक अबाउट इट कि आज से 1000 साल पहले सोचो, कोई एक राजा कितना ही गहरा कुआं खुदवा सकता था, क्या वो 400 फुट नीचे, 400 फीट नीचे तक जा सकता था? नहीं। 500 फीट नीचे जा सकता था? नहीं। 1000 फीट जा सकता था? नहीं जा सकता था। लेकिन आज जा पा रहे हैं हम, आज जा पा रहे हैं। हमारी एवोल्यूशन भी जो हुई है ना वो फ्रेश वाटर को लेके हुई है, रिवर्स के अराउंड। लेकिन अब क्योंकि हमने ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, इसके साथ बहुत सारे सॉल्ट्स आते हैं, उनमें से नेचुरली अगर बात करो यूरेनियम, यूरेनियम किसी ने डाला नहीं है वहां पे, है लेकिन हमारे लिए हार्मफुल है। क्लियर है जी? तो इस डेटा को कोट कर लेना जब आप मेंस का आंसर लिखने बैठो। क्लियर? सेकंड पॉइंट की बात करें या सेकंड रिपोर्ट, सेकंड डॉक्यूमेंट की बात करें, वो है डायनामिक वाटर असेसमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है कि ग्राउंड वाटर को कितना यूज किया गया, कितना यूज किया गया, क्या वो एक लिमिट में यूज किया गया, क्या वो ओवर यूज किया गया, ये डॉक्यूमेंट ये बताने वाला है। तो 4 कैटेगरीज बनाई जाती हैं। पहली है सेफ कैटेगरी, दूसरी है सेमी क्रिटिकल, तीसरी है क्रिटिकल, एंड चौथी है ओवर एक्सप्लॉयटेड। अब ये 4 कैटेगरीज किस हिसाब से बनाई गई? अब इसको ऐसे सोचो, पंजाब में बरसात परसेंटेज के तौर पे बताना मेरे को, एज कंपेयर टू बंगाल और असम कम होती है ज्यादा होती है?
कम होती है, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो जो पानी बंगाल या असम में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हम उतना पानी पंजाब में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ज्यादा होने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना उस साइड पे अगर आप बंगाल की बात करें, असम की बात करें, वहां पे रिचार्ज भी हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब हम बात करते हैं लेट्स से सेफ कैटेगरी की, यहां पे हम उस कैटेगरी को रखते हैं जहां पे 70% के आसपास की एक्सट्रैक्शन है, 70% या फिर उससे कम। मतलब मान लो 100 यूनिट बरसात आई, 100 यूनिट ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया, आपने 70 एक्सट्रैक्ट कर लिया, 60 कर लिया, 55 कर लिया, 70 से कम कर रहे हो, सेफ कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेमी क्रिटिकल, यहां पे 70 टू 90%। उन एरियाज की बात करें जहां पे 100 यूनिट बरसात गिरी, आपने 85 यूनिट एक्सट्रैक्ट कर लिया, 88 यूनिट एक्सट्रैक्ट कर लिया, 89 कर लिया, 90 कर लिया, सेमी क्रिटिकल। फिर क्रिटिकल की बात करते हैं, 90 एंड 100, बिटवीन 90 एंड 100%। एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब मोर देन 100%। यानी कि अगर 100 यूनिट बरसात हो रही है, आप 120 यूनिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एनुअल बेसिस पे, 130 यूनिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ओवर एक्सप्लॉइटेड। डन। अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें तो उसकी एक्सट्रैक्शन जो आती है परसेंटेज, वो आती है नियरली 60% के आसपास। ओवरऑल कंट्री की बात करें तो वो किस कैटेगरी में आ गई? सेफ में आ गई। इतनी क्लैरिटी है? अगर इतनी अच्छी बातें हो रही होती तो मैं फिर इसको डिस्कस भी क्यों करता, राइट। हम यहां पे बात करते हैं स्पेशली स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न हाफ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब में जो एनुअल एक्सट्रैक्शन है एज अ परसेंटेज ऑफ एनुअल रिचार्ज, इट स्टैंड्स 157%। हरियाणा में इट स्टैंड्स 136%। राजस्थान में ज्यादा होगी कम होगी? सोच के बताओ। हाँ, कम होगी, इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी? हरियाणा से ज्यादा होगी, पंजाब तो सबसे ये रफ आइडिया, 150 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समस्या है हमारे पंजाब में कितने जिले हैं टोटल? 23। बिल्कुल सही बात है जी, बताते रहा करो, मैं एक आधा एक्स्ट्रा कर देता हूं। 23 में से 19 जिले ऐसे हैं जो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ रहे हैं। 23 चों 19 जिले है जी हैं जेड़े ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी च आ रहे हैं। सिर्फ 4 जिले हैं जेड़े सेफ च आ रहे हैं या उस तो कट च आ रहे हैं। 100% तो कट सिर्फ 4 जिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई पूछने नहीं वाला, वैसे तो रूपनगर हो गया, तरन तारण हो गया, है ना, होशियारपुर नहीं, पता नहीं मैम, मैं ज्यादा याद किया भी नहीं क्योंकि कोई पूछने नहीं वाला हैगा। चलो ये बताओ फिर, संगरूर तो कौन है? गेस करो अपना कि आपका एक्सट्रैक्शन लेवल कितना होगा। 180 पार होगा? 180 तो पार होगा कितना? सिमिलरली मानसा ग्रेटर देन 300%। पैडी कल्टीवेशन तो सारे जगह ही हो रही है। हम्म, पता नहीं, चलो अभी इस पे फोकस करो। ये है ओवरऑल कंट्री की बात करो, उसकी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर आप पिछली असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे
उसकी इंप्रूवमेंट हुई है। एनुअल अगर आप बात करोगे, लेट्स से रिचार्ज पोटेंशियल की बात करोगे, तो वो बढ़ा है 15 BCM से, 15 बिलियन क्यूबिक मीटर से। कंट्री की बात कर रहा हूं, एनुअल रिचार्ज। और अगर एनुअल एक्सट्रैक्शन की बात करोगे, उसको हमने कम किया है बाय 3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ट्रेंड की बात करते हैं वो, लेकिन हमारे लिए दिक्कत वाली बात है ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। कहाँ पे? इस साइड पे तो बढ़ता जा रहा है यार। ओवरऑल की बात की है मैंने, जो इंप्रूव करके है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात चल रही है। ठीक है, तो ये थोड़े से आंकड़े अपने दिमाग में रखना दोस्तों। ठीक है, इसके हाँ जी, संगरूर दा हाँ मेंशन हैगा सर, हैगा, मानसे दा मेंशन हैगा। ठीक है, वे बोर्ड लिखवाऊंगा अभी, तो रुक जाओ, अभी कहाँ खत्म किया इसको। अब ये ना अगेन कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको आराम से करवा रहा हूँ। ये कंपैरिजन हो रहा है पिछले साल के साथ, या पिछले जो आपकी असेसमेंट आई थी 2017 वाली, उसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड जो आपके असेसमेंट यूनिट्स हैं उनमें कमी आई है, क्रिटिकल में कमी आई है, सेमी क्रिटिकल में कमी आई है, और जो सेफ यूनिट्स हैं ओवरऑल वो बढ़े हैं। पूरा आपको याद नहीं करना, तो अगर आपको रफ आइडिया रखना भी है तो ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट कितने बनते हैं टोटल, 11% के आसपास बनते हैं। उस टाइम पे कितने बनते थे, 17% के आसपास बनते थे। आज के टाइम पे 11% के आसपास असेसमेंट यूनिट्स हैं जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, और मेजरली आपके सेफ कैटेगरी में आने वाले हैं नियरली 73-75% के आसपास। राइट, तो एक स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में कि एज कंपेयर टू 2017 आज के टाइम पे जो आपका लेट्स से एनुअल रिचार्ज पोटेंशियल है, क्या वो बढ़ा है? आप बोलोगे बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। क्या एनुअल एक्सट्रैक्शन जो आप कर रहे थे उसको कम किया आपने? बिल्कुल कम किया। बढ़ने वाला पार्ट बाय 15 बिलियन क्यूबिक मीटर, एंड जो कम किया आपने एक्सट्रैक्शन दैट बाय 3 बिलियन क्यूबिक मीटर। BCM लिख दो बस शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर है? तो ओवरऑल अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो कुछ कारण बने होंगे उसके, कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए होंगे। अब उनको कोट करना शुरू करते हैं फिर। राइट, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आते हैं आजकल सिर्फ इतने नहीं आते कि यार कोई एक समस्या आ गई, इश्यूज लिख दो, उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिख दो, खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता। वो पूछते हैं इवेल्युएट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। इवेल्युएट मतलब जो स्टेप्स सरकार ने लिए हैं उनकी इवेल्युएशन करो, जरा देखो क्या वो सही है गलत है। तो भाई बिना आंकड़ों के कैसे करोगे आप बोलोगे कि यार ठीक है 2017 से लेके अब तक हमने इंप्रूवमेंट दिखाई है, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए होंगे, लेकिन फिर हम कुछ चीजें हाईलाइट भी कर सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हाल देख लो, फिर यहाँ पे फेल हो रही है हमारी स्कीम्स, या वहां पे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो ओवरऑल एक अच्छा पर्सपेक्टिव देके जाएंगे। क्लियर है? तो अब चर्चा कर लेते हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से ओवरऑल इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली। अब इस पे आप थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना शुरू करो। बताइए जरा मुझे कि गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए होंगे जिसकी वजह से ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। हाँ जी, अगेन रिलेटेड टू रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। जल शक्ति अभियान, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। जल शक्ति अभियान, वेरी गुड। क्या करता है ये? क्या करता है? द आइडिया इज टू कैच द रेन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, टू कंजर्व दैट रेन वाटर। जल शक्ति अभियान, वेरी गुड। और बताइए जरा सेकेंड पॉइंट। हाँ जी, संगरूर वाले हो? तभी नहीं याद आ रहा, देखा।
इसका नाम सुना है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्या करती है ये? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है किस चीज के लिए? पबजी खेलने के लिए? नहीं, कुछ तो करवाते हैं, एसेट्स बनवाते हैं, राइट? फिजिकल एसेट्स बनवाए जाते हैं, कहीं पे लेक को रिस्टोर करवाया जा रहा है, कहीं पे पॉन्ड बनवाया जा रहा है, तो क्या उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने वाला है? होने वाला है। फिजिकल एसेट बनवा रहे हैं ना वो। अब मान लीजिए उन्होंने देखा कि यार इस, जब मैं अपने गांव की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 2004 में बहुत ज्यादा फ्लड आया था वहां पे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे, इस टाइम जो डीएम साहब थे कौन थे मुझे नहीं पता, बट उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। उन्होंने क्या किया, हमारे गांव की बाउंड्री में एक बहुत बड़ा ना ऐसे लेक, तालाब टाइप ही था, तो उसको गहरा करवा दिया उन्होंने। ठीक है, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो जब भी दोबारा फ्लड आता था तो वो भरने में ही नहीं आता था। ठीक है, और उससे हुआ क्या, आसपास का जो एरिया था ना, लेट्स से अराउंड 500 मीटर्स के आसपास, वहां पे वाटर लेवल अप आ गया। ये पंजाबी कहने धरती जो सेम आ गई। अब वैसा ही इनिशिएटिव मेरे पास वाले गांव में भी लिया जा रहा है। वहां पे भी जो पॉन्ड है उसकी डेप्थ बढ़ाई जा रही है यूजिंग मनरेगा। क्लियर है जी? हाँ जी, कोई और इनिशिएटिव जल्दी। नमामि गंगे नहीं आएगा सर। लिखने को लिख सकते हो, लेकिन फार फेच्ड आर्ग्यूमेंट होने वाला है। वो क्लीन रिवर्स के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने लिखना है लिख सकते हो। आप रिवर बेसिन मैनेजमेंट की बात करना, फिर आप ये बोल देना कि नमामि गंगे प्रोग्राम में भी ना वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात करते हैं। अगर आप वेटलैंड्स को कंजर्व करोगे तो वेटलैंड्स डायरेक्टली लिंक होने वाले हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के साथ। वैसे लिख के आना। और जल्दी। हाँ भाई, सिटीज के केस में क्या? हाँ भाई, है अमृत 2.0, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। यहां पे भी अगेन द फोकस इज ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, अगेन इसको, इसके साथ ही चाहे स्मार्ट सिटीज मिशन भी लिख लेना। द आइडिया वी आर ट्राइंग टू अचीव इज ग्रीन सिटीज, और टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्पॉन्ज सिटीज। स्पॉन्ज सिटीज जहां पे आप अर्बन पार्क्स बना रहे हो, ग्रीनरी को प्रमोट कर रहे हो, ताकि वाटर जो आ रहा है वो परकोलेट करे। स्पॉन्ज सिटी, स्पॉन्ज क्या करती है? ऑब्जॉर्ब करती है। तो वैसा ही आप मॉडल यहां पे बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो क्या होता है, अगर सब जगह कंक्रीटाइजेशन कंक्रीटाइजेशन होना शुरू हो जाएगी तो पानी आएगा, निकल जाएगा, कहीं पे भी वो परकोलेट नहीं होने वाला, अब्जॉर्ब नहीं होने वाला। स्पॉन्ज सिटीज, राइट? इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की गाइडलाइंस आती रहती हैं टाइम टू टाइम। इनके मॉडल बाय बिल्डिंग लॉस आते रहते हैं। मॉडल, एग्जाम्पल के तौर पे 2016 में आया था, जिसके तहत इन्होंने बोला कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है मैंडेट कर दिया अबव अ सर्टेन एरिया। अगर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उन्होंने बोला कि लेट्स से यहाँ पे इसका एरिया जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का, या इसके नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है मान लो कि 20 हो गए, 50 हो गए, तो उसके केस में उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि अब आपको यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखना ये मॉडल फॉर्म में है, क्योंकि जितने भी अर्बन गवर्नेंस के मेजर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ने ही लेने होते हैं, स्टेट की डोमेन है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ हदायत दे सकती है, गाइडलाइंस दे सकती है, वो मैंडेटरी नहीं कर सकती, वो पिनल प्रोविजन नहीं लेके आ सकती। तो इसलिए मॉडल फॉर्म में है कि यार इसके फॉर्म पे ना अपना एक लॉ बना लो। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, मॉडल फॉर्म। क्लियर है? कोई और इनिशिएटिव जल्दी फटाफट। क्लाउड सीडिंग नहीं सर। अमृत स्कीम, सही बात है भाई, अमृत स्कीम, अमृत सरोवर स्कीम, बिल्कुल सही बात है।
जिसके तहत आप क्या बात करते हो, वेटलैंड्स को रिस्टोर करने की बात करते हो। वेरी गुड। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे मैपिंग भी पूरी की गई है एक्विफायर की। एक्विफायर मतलब ग्राउंड में जहां पे पानी 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 है उसको मैप करना है, पता तो वो कितना है। अब ऐसे जमीन पे ऐसे देख के तो नहीं बता सकता मैं कि यार कितना है, तो मुझे कुछ सैटेलाइट की इमेजेस चाहिए होंगी जो विजिबल रेंज में नहीं ऑपरेट कर रही, किसी और रेंज में ऑपरेट करती है। फिर मुझे कुछ सेंसर चाहिए होंगे जो आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि यार इस ब्लॉक में इतनी गहराई तक पानी आ जाएगा, इसमें इतने पे आने वाला है, ये स्ट्रेस कैटेगरी में आने वाला है, ये फलानी कैटेगरी में आने वाला है। एक मैप तैयार करना है और उस मैप को तैयार किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने। ठीक है जी, नेशनल एक्विफायर मैपिंग की गई है। बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। क्लियर। अब एक चैलेंज है सबसे बड़ा जो हमने एड्रेस नहीं किया, वो लीगल चैलेंज है, वो है ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882। ये मैंने क्लासेस में भी कराया, ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882। कोई बता सकता क्या था वो? भूल गया मैं करवा के, आपने बताना है। आप भी संगरूर वाले हो। ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882 देख लो, 300% से चल रहा है आपका। सबसे बड़ा चैलेंज है ना जो, वो यही है। पहला, अगेन इट्स अ लीगल चैलेंज। ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882 ये क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कागज है, मान लो मैंने कोई जमीन खरीदी है, मैंने जमीन खरीदी है, मैंने उसके नीचे का पानी थोड़ी खरीदा है। लॉजिक तो ये होना चाहिए। लेकिन ये एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपकी जमीन के नीचे पानी है, वो भी आपका। प्रॉब्लम ये है कि पानी सिर्फ इस इतने एरिया में नहीं होने वाला, उसका एक्विफायर ये होने वाला है, फैला होगा बहुत सारा। मैं यहाँ पे बोरवेल करके एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कम तो साथ वाले का भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ पे, लीगल जो दिक्कत है, ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882 कि अगर मैंने जमीन खरीद ली तो ऑटोमेटिकली मुझे पानी के भी राइट्स मिल रहे हैं, करता जाऊंगा। हाँ, कमर्शियल लेवल पे आप नहीं कर सकते, लेकिन रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। अगर किसी लेट्स से ओवर एक्सप्लॉइटेड असेसमेंट यूनिट में किसी ने फैक्ट्री लगानी है, नहीं लगा सकते, एनओसी चाहिए होगी पहले। एनओसी कौन देगा? अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। वो बोलेंगे नहीं देंगे हम। कमर्शियल लेवल पे नहीं कर सकते, लेकिन रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर लेवल पे तो कर ही सकते हो। तो अगर आप ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात भी करोगे तो नियरली 87% जो पानी यूज होता है वो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज होता है। आउट ऑफ द, मान लो 100 यूनिट्स विच आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ओवरऑल कंट्री की बात करें तो 87 यूनिट्स किसके लिए यूज हो रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहे हैं। तो अगर आपकी पानी की क्वालिटी कम होती जा रही है, क्वांटिटी कम होती जा रही है, उसका मेन पर्पस ही वही है, एग्रीकल्चर है, मेन कल्प्रिट है उसका। और इंडिया नेट एक्सपोर्टर है पानी का। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? पैडी कल्टीवेशन, बिल्कुल सही बात है। पैडी का हम लीडिंग एक्सपोर्टर हैं। पैडी अपने आप में वाटर गजलिंग क्रॉप है, राइट। लीगल चैलेंज, ईजमेंट एक्ट, कोई रोकने वाला ही नहीं है। फिर पॉलिसी चैलेंजेस की बात कर सकते हैं भाई। पॉलिसी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं भाई, जल्दी बताओ, बता दो यार। हम्म ठीक है। फॉल्टी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जहां पे आप
एमएसपी इंश्योर कर रहे हो उन क्रॉप्स पे जो वाटर गजलिंग है। एग्जाम्पल पैडी, वो फार्मर उसको उगाई इसीलिए रहा कि उसको पता रेट मिल जाएगा उसको। लिस्ट तो आपने 23 क्रॉप्स की जारी कर रखी है, उसमें कुछ पल्सेस भी हैं, कुछ मिलेट्स भी हैं, लेकिन क्या उस पे एमएसपी आप गारंटी कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आपकी खराब है। फिर अगेन सब्सिडीज जो आप इंश्योर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पंजाब के केस में कोई पैसा नहीं लिया जाता जब हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, उससे चल रहा है पानी। अगर वो डीजल यूज करके, एक पंप यूज करके, अगर वो लेट्स से दैट पर्सन इज वाटरिंग हिज फील्ड्स, उसको सोचना पड़ेगा कि यार डीजल मेरा खत्म हो जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे। लेकिन जब आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, जब तक आप खुद नहीं कनेक्शन काटोगे तब तक चलता रहेगा। और आजकल तो फिर और बोलते हैं कि नहीं नहीं इस बार तो हम 8 घंटे से ज्यादा देने वाले हैं बिजली। ठीक है, तो सब्सिडीज का इशू है यार, मिसप्लेस सब्सिडीज। मिसप्लेस इसलिए कि मैं मानता हूं कि फार्मर वल्नरेबल है, लेकिन देयर आर एन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग्स टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ फार्मर, बट दिस इज श्योरली नॉट द वे। मिसप्लेस्ड सब्सिडीज। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, अब आप पे लिखते जाओ। संगरूर वाले साइड बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं। चलो, अब आपने जिम्मा उठाना है इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, जब हम लेट्स से अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पे बात कर सकते हैं वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। लॉस हैं, उनको इन्फोर्स कौन करे? अर्बन लोकल बॉडी करेगी, अर्बन लोकल बॉडी ही करेगी, म्यूनिसिपैलिटी करेगी। क्या उसके पास कैपेसिटी है? नहीं है। क्या उसके पास कैपेसिटी है जाके डेली देखना कि यार कहां पे पानी की बर्बादी हो रही है? नहीं है, राइट। तो वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, इसमें बात कर सकते हैं हम लो कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। फिर एंड में बात कर सकते हो आप बिहेवियरल इशू। मानते ही नहीं, दिक्कत है बिहेवियरल इशू। अवेयरनेस तो है, मान नहीं रहेगी, इशू है। एग्जैक्टली बिहेवियरल इशू है। हाँ, समस्या है पता है यार, लेकिन उस पर एक्ट नहीं करना। चल रहा है पानी, चल रहा है ऐसी। बिहेवियरल इशू सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है जी, तो ये एक अपना एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बन जाएगा रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर। डन। किसी को कोई डाउट हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट है जी कोई तो पूछिए। चलो नेक्स्ट, 150 इयर्स ऑफ इंडिया या इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। 150 साल हो गए इसके, तो क्या इसका ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है? भाई है। ठीक है, आईएमडी मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है? पक्की बात है, जल शक्ति के अंडर नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आ रहा है। 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। क्या काम होता है इसका, आईएमडी का? वेदर फोरकास्टिंग, बिल्कुल सही बात है, राइट। वो अच्छा होना चाहिए। हाइपर हाइपर लोकल तो खैर नहीं बोल पाएंगे, वो तो चैलेंजेस की पार्ट आ जाएगा। लोकल लेवल पे होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, एंड टू एन एक्सटेंट हम इस रिस्पेक्ट में अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम फोरकास्टिंग की बात करें, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट टू बी ट्रेवल, बट आज के टाइम पे ठीक ठाक काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई साइक्लोन आ रहा है तो उसको मॉनिटर करना है। अगर कहीं पे लेट्स से 10 स्टॉर्म बनना शुरू हो गया, 10 स्टॉर्म, उसको देखना कि यार कब तक आ रहा है कब नहीं आ रहा है। ये सारा पार्ट
मॉनिटरिंग का बन रहा है, सारा पार्ट फोरकास्टिंग का बन रहा है, और इसके लिए आईएमडी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। इसी के दौरान इसकी 150 ईयर्स होने की खुशी में प्रधानमंत्री साहब ने मिशन मौसम लॉन्च कर दिया। मिशन मौसम, ऑब्जेक्टिव इसके वही है, द आइडिया इज टू मेक इंडिया वन ऑफ द पाइनियर नेशंस इन वेदर फोरकास्टिंग। अगर क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल यार। अगर आपने उनको एड्रेस करना है तो बस द फर्स्ट स्टेप वुड बी मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव सोचा गया है कि यार एक काम करते हैं, क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन की बात करते हैं। मिशन मौसम में अलग अलग एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करना है टू डेवलप कैपेसिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करना, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आइडिया है कि आपने अपनी कैपेसिटी बनानी है। मिशन मौसम क्या हो गया? WMO यार, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार लिखवा चुका हूं इसको, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आपने मिहिर का नाम सुना है? मिहिर, प्रत्यूष, कुछ ऐसे। हम्म, हाँ हाँ कुछ, अरे सुपर कंप्यूटर के तौर पे। छोड़ो रहने दो, फिर किसी और दिन करेंगे उसको। छोड़ो छोड़ो रहने दो, छोड़ो, ठीक है। आइडिया यही है कि आपने वेदर फोरकास्टिंग में अच्छी चीजें अचीव कर रही, ठीक है जी। इसको इम्प्लीमेंट कौन करने वाला? मिशन मौसम को आईएमडी प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी प्लस नेशनल सेंटर फॉर मीडियम वेदर या मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमडी एंड देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी प्लस नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। ये इंप्लीमेंट करेंगे मिशन मौसम को। हालांकि मिशन मौसम अपने आप में पिछले साल अप्रूव कर दिया था, लेकिन लॉन्च उसको अब किया है। तीन इंस्टीट्यूट्स हैं, पहला आईएमडी, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। डन, चलते हैं आगे। इंडिजिनियस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। अब हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने बोला कि इंडिया इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाने वाला है। बैकग्राउंड इसका क्या है? बैकग्राउंड है इसका हाइड्रोजन या हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव जो कि 2023-24 के बजट में अनाउंस किया गया था। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव, इसके तहत बोला गया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग डीजल फिटेड इंजन हैं उनको रेट्रोफिट करेंगे हम, और उनको फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने वाले हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। यानी कि अब हम ट्रेन चलाने वाले इंडिया में जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस होने वाली। हाइड्रोजन एक एनर्जी के तौर पे यूज करने वाले हैं, उससे हम ट्रेन को चलाने वाले। अभी के लिए ऑपरेशनल नहीं है, अभी के लिए कोई ऑपरेशनल नहीं है, इसमें से टेस्टिंग चल रही है, ठीक है जी, लैब स्टेज पे चल रहे हैं, अभी हम ऑपरेशनलाइज नहीं किया। और यहाँ पे जब बात कर रहे हैं इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन की, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे इंजन बनाने वाले हैं, लगभग 1200 हॉर्स पावर का। आजकल वर्ल्ड में जो एग्जिस्टिंग है वो 500 से 600 हॉर्स पावर के आसपास है, कुछ चुनिंदा कंट्रीज में ही है, जैसे कि स्वीडन के पास है, जर्मनी के पास है, फ्रांस के पास है एंड चाइना के पास है। तो इंडिया 5th बनने वाला है फिर। क्लियर है जी?
तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की। कोई बता सकता है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल आइडिया? हाइड्रोजन फ्यूल सेल, साइंस एंड टेक। सही है जी, सही है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पे। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे। जब मैं बात करने वाला हूँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की, आइडिया है कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनने वाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैं अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी एज अ फिनोमिना बात करूं, वो कब होने वाली है कब नहीं होने वाली। यहाँ पे पार आ रही है, ये इक्विपमेंट चल रहे हैं। बेसिक फंडा क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे करंट मूव करेगा। सारा फंडा यही है, ठीक है जी। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्योंकि वो चार्ज कैरियर्स हैं, वो करंट को भी फ्लो करवाने वाले, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, आपने हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करके अगेन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवानी है। और उससे क्या होने वाला है, करंट जनरेट होने वाला है। उस करंट से आप कुछ भी पावर कर लो, उससे चाहे आपने एरोप्लेन चलाना है वो चला लो, ट्रेन चलानी है वो चला लो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यार इसका बायो प्रोडक्ट ना तो कोई CO2 होने वाला है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, वाटर होने वाला है। क्या वाटर पोल्यूटेंट है? नहीं। तो यहां पे सिंपल दो इलेक्ट्रोड्स होंगी, एक होगी एनोड, दूसरी कैथोड। एनोड पे प्रिंसिपल के तौर पे याद रखो, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पे पहली बात लिख लो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं। क्लियर है जी। और ये है कैथोड, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आने वाले। क्लियर है जी। तो एनोड पे क्या होने वाला है, एनोड पे होगा आपका हाइड्रोजन। अगर रिएक्शन भी लिखनी है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लो। इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ा जाएगा, यानी कि 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो समझाना था वो समझा चुका हूं कि ये एनोड है भाई। एनोड साइड पे होने वाली ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं। अगर ये निकलेंगे तो ये मेटालिक वायर से कनेक्टेड है थ्रू दिस कैथोड। यहां से जाएंगे कैथोड में जाएंगे, और कैथोड में क्या है, ऑक्सीजन। सिंपल। ऑक्सीजन कहां से लेके आए, एटमॉस्फेयर में इतनी तो वायर ले लो। फाइनल जो उसका बाय प्रोडक्ट बनने वाला है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या बनने वाला है, एनर्जी प्लस वाटर, दैट्स इट। तो अपने आप में बड़ी क्लीन एनर्जी बन जाती है। आज के टाइम पे आप देखोगे कोल बेस्ड ट्रेन्स होती हैं, बहुत पुरानी है वो, डीजल बेस्ड या इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड भी हैं वो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी तो कोल यूज हो रहा है, तो वो एमिशंस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वो दिक्कत है। लेकिन इसके केस में बाय प्रोडक्ट क्या है, इसकी एमिशन क्या है, वाटर। क्लियर है। तो ये अपने आप में टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है यहां पे हाइड्रोजन लेके आने में, हाइड्रोजन बनाने में। यहां पे हमने पहले चर्चा कर रखी थी ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट की भी, याद है? की थी यार, पक्का की थी मैंने। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन की बात की थी कि यार हाइड्रोजन ग्रीन है भी या नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, याद है? ब्लैक मतलब कोल को यूज कर रहे हो आप टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, देन ग्रे मतलब नेचुरल गैस को यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। उसके बाद ब्लू मतलब नेचुरल गैस को यूज कर रहे हो लेकिन कार्बन को कैप्चर कर रहे हो यहां पे। फिर ग्रीन की बात करते हो, यहां पे आप
नेचुरल जो आपके रेन्यूएबल सोर्स हैं उनको यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, वो दिक्कत होती है फिर। क्लियर है? ओवरऑल पिक्चर क्लियर? डन। चले आगे नेक्स्ट। हाँ जी, ब्लू हाइड्रोजन मतलब ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या था? नेचुरल गैस से आप हाइड्रोजन बना रहे हो और उसके बाय प्रोडक्ट्स में ना बहुत सारे कार्बन की भी चीजें निकल रही हैं, CO2 निकल रहा है उसमें, क्योंकि आप CH4 को यूज कर रहे हो, फिर लिमिटेड अमाउंट में बर्न कर रहे हो, हाइड्रोजन को अलग कर रहे हो और उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट निकलने वाला है CO2। उस CO2 को कैप्चर कर लो, बाहर ना जाने दो। अगर बाहर चलेगी तो वो ग्रीन हाउस गैस बन जाएगी, पॉल्यूटेंट बन जाएगी, तो उसको कैप्चर कर लिया, दैट बन जाए, वो बन जाएगा ब्लू हाइड्रोजन। क्लियर है जी? चलें, डन। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जनवरी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो जब पहले जनवरी के करंट अफेयर्स हम वहां पे रिकॉर्ड कर रहे थे तब भी मैंने बोला था कि यार इससे क्वेश्चन आ सकता है, और इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में टर्मरिक पे क्वेश्चन आया। आया? पक्की बात है? पक्की बात है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड पे नहीं आया, लेकिन टर्मरिक पे आया। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना हो चुकी है जी। कहां पे हुई है? तेलंगाना स्टेट में, शहर का नाम है निजामाबाद। इस बोर्ड का क्या काम है कि भाई हमारे यहाँ पे जो टर्मरिक उगाई जा रही है उसको प्रमोट करना है, उसकी कल्टीवेशन को प्रमोट करना है, उसके रिसर्च को प्रमोट करना है, उसके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, फार्मर्स की वेलफेयर के लिए काम करना है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? निजामाबाद। कहाँ पे? तेलंगाना में। और इस बार जो क्वेश्चन आया था बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन आया। पहली स्टेटमेंट कि मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट, मेजॉरिटी ऑफ जो टर्मरिक है इट कम्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब इन तीनों में से कौन सी करेक्ट है? पहली दो? हाँ जी, तीनों। क्वेश्चन समझ आ गया? सुना नहीं? चलो कोई बात। हाँ जी, आप बताइए। लॉजिक तो अच्छी बात है आपकी कि भाई अगर थर्ड थर्ड वन था, पर हैपेंस टू बी, इट हैपेंस टू बी कि इंडिया हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑल्सो। वर्ल्ड मार्केट का नियरली 60% का शेयर इंडिया का ही है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन तब होता अगर वो पूछ लेते, स्टेट वाइज रैंकिंग पूछ लेते कि कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा टर्मरिक बनाती है। और ये पीआईबी में डायरेक्ट जब इसके नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में लिखा गया था, ये इन्फॉर्मेशन भी साथ में दे रखी थी कि मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। हाँ भाई है। अगर वो पूछ लेते 25 फिर दिक्कत थी। एग्जैक्टली 25, मोर देन 30 लिखा हुआ है। इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है यार, 30 से ज्यादा हम वैरायटीज नहीं उगा सकते यार। इतना ज्यादा एग्रो क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा डाइवर्स है, 30 से ज्यादा वैरायटीज नहीं हो सकती हमारी, होंगी यार। अगली बार क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अब बताओ जरा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में टर्मरिक का? सोचो जरा। तेलंगाना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कर दो मेल, करो मेल फिर, ठीक है ना? मैडम का भी सजेशन ले लेंगे कि आपने बोर्ड क्यों बनाया है। ठीक ठाक तो चल रहा है सब कुछ, ठीक है जी। टर्मरिक की बात करें तो इसको गोल्डन स्पाइसेस के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप है। क्लियर है जी? चल जाएगा काम अपना। डन। आगे बढ़े। डन। इंडिया सबमिट इट्स फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट टू UNFCCC। ये क्या है?
क्या काम है इनका? यूएनएफ ट्रिपल सी का, यूएनएफ ट्रिपल सी का क्या काम है? क्लाइमेट चेंज के साथ एड्रेस करना, बिल्कुल सही बात है। पेरिस एग्रीमेंट डील की नाम सुना हुआ है हमने। सिमिलरली क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है, राइट। तो यहां पे इंडिया ने फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट दी है टू यूएनएफ ट्रिपल सी। इंडिया ने फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट दिया, बता रहा हूं क्या है, टू यूएनएफ ट्रिपल सी। अब एक मुझे इंफॉर्मेशन बताना जरा कि कभी बचपन में जब मैंने पढ़ाया था आपको, क्योटो प्रोटोकॉल के केस में क्या इंडिया पे कोई बाइंडिंग टारगेट थे? क्योटो प्रोटोकॉल इंडिया ने मना करता सी। जब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि अगेन इसी फ्रेमवर्क के अंदर ही इशू किया गया था, यहां पे कंट्रीज को एनेक्स बी और नॉन एनेक्स कैटेगरी में डिवाइड किया था, याद है? एनेक्स बी कंट्रीज वो कंट्रीज है जिन पे बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस थी कि आपने अपनी कार्बन एमिशंस को कम करना है, और वो डेवलप्ड कंट्रीज थे और उसके साथ साथ इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन थी। उस टाइम पे इंडिया उस स्टेज में नहीं था, तो इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आ रहा था, जो अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं लेकिन उनपे कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं थी, राइट। तो इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आता था एज पर क्योटो प्रोटोकॉल। और इन्हीं नॉन एनेक्स कंट्रीज को यह बोला गया कि आपने अपनी बाइनियल रिपोर्ट्स हमें सबमिट करनी है, यानी कि 2 साल में एक बार हमें रिपोर्ट देनी ही देनी है कि आप लोग क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हो। बाइनियल रिपोर्ट्स देनी है, इन कंट्रीज को बोला गया, नॉन एनेक्स कंट्रीज को। डन है जी। लेकिन आज के टाइम में हम समझते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल इज डेड नाउ। आज के टाइम में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन उसकी लेगेसी ये है, आज भी नॉन एनेक्स कंट्रीज हैं और बाइनियल रिपोर्ट्स हैं। इतना सही है जी, राइट। तो ये बाइनियल रिपोर्ट्स की बात करें, बाइनियल अपडेट्स की बात करें, ये नॉन एनेक्स कंट्रीज ने देने हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, नेशनल कम्युनिकेशन। नेशनल कम्युनिकेशन, नेशनल कम्युनिकेशन कंपलसरी है, ये सब कंट्रीज ने देना है। यानी कि आप नेशनल कम्युनिकेशन के थ्रू नेशनली कम्युनिकेट कर रहे हो कि हम क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। पता भी तो होना चाहिए, आपने कुछ मेजर लिया, आप उसको रिकॉर्ड करोगे, बताओगे कि हमारे मेजर्स लेने की वजह से हमारी कार्बन इंटेंसिटी इतनी कम होगी, एमिशन इंटेंसिटी इतनी कम होगी, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना, लेट्स से, इतनी ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सारा पार्ट बनने वाला है नेशनल कम्युनिकेशन का। नेशनल कम्युनिकेशन डायरेक्टली लिंक्ड है यूएनएफ ट्रिपल सी के साथ। क्लियर है जी? डन। आपने आर्टिकल 6 की बात की है बहुत बार, रिलेटेड टू कार्बन मार्केट्स। तो जो नेशनल कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो आर्टिकल 4 के साथ लिंक्ड है। तो मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। इस बार आर्टिकल 6 पे पूछा गया था कि कार्बन मार्केट्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सी बात है। नेशनल कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो आर्टिकल 4 के साथ लिंक्ड है। उसमें बोला गया कि यहाँ पे कंट्रीज नेशनली अपने जो अचीवमेंट्स हैं या उनके लेट्स से एमिशंस हैं उनको कम्युनिकेट करोगे, ताकि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए वो। डन है जी। चलिए, अब जो ये बाइनियल अपडेट दी गई है, अब कंफ्यूज नहीं होना, इसने जो इससे पहले थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन हमने 2023 में दे दिया था, उसको अपडेट किया है। अब 2023 में दिया था और 2019 का इसमें डेटा था नेशनल कम्युनिकेशन में। थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन में जो डेटा था 2019 तक का डेटा था, उसको अपडेट किया है किसने? फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट में। और ये किसके डेटा के साथ आई है? 2020 के डेटा के साथ, कि 2020 के मुताबिक इंडिया की एमिशन के लेवल ये हैं, एग्रीकल्चर से इतना एमिशन आ रहा है, इंडस्ट्री से इतना एमिशन आ रहा है, वो सब बातें यहाँ पे की गई है।
इससे पहले 2019 तक का डेटा चल रहा था, उसको अपडेट किया जाएगा बाय 2020 के डेटा के साथ। इतना सही है जी, डन। कोई डाउट हो? पक्का। अब अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस किस सेक्टर से निकलती हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया। एनर्जी सेक्टर, नियरली 75% के आसपास। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे पहले एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर मतलब यहां पे कोल से आ जाएगा, यहां पे डीजल से आ जाएगा। सिंपल है यार। किसी, अगर आप थर्मल पावर प्लांट की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोल तो बर्न करना ही करना है, तो एनर्जी का पार्ट बन रहा है, एनर्जी। फिर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कहीं पे, डीजल सोर्स ऑफ एनर्जी बन रहा है, तो अपने आप में वो भी एनर्जी का ही पार्ट है। तो एनर्जी सेक्टर थोड़ा वाइड है, इसकी वजह से 75% जो हमारी इमिशंस हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। सेकेंड देन कम्स एग्रीकल्चर। क्या पैडी फील्ड से या लेट्स से रेयरिंग ऑफ काउ से मीथेन रिलीज होती है? बिल्कुल होती है। क्या नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है? बिल्कुल होती है। तो एग्रीकल्चर पार्ट हो गया। फिर स्टबल बर्निंग भी तो पार्ट बन रहा है उसका यार। ये सब पार्ट एग्रीकल्चर सेक्टर बन रहा है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से थर्ड कैटेगरी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। अब एक चीज आपको बता रहा हूं, उससे समझ आ जाएगा। पहले वाले केस के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। पहला केस है सिंपल एनर्जी का, जिसमें कोल को बर्न किया जा रहा है, डीजल को यूटिलाइज किया जा रहा है टू जनरेट एनर्जी। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट थर्ड प्रोसेस या थर्ड पार्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक प्रोसेस होता है जी, जब हम सीमेंट प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसमें क्लिंकर फॉर्मेशन आती है। क्लिंकर, जहां पे क्या करते हैं, CaCO3, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन वगैरह बोलते हैं इसको। पक्का? देख लो, मान लो, ठीक है। इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये ना इस फॉर्म में टूट जाता है। हीट करने के लिए भाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये समझता हूं। इसी प्रोसेस में बहुत सारी इमिशंस भी हो रही होंगी, ये भी समझता हूं। तो ये मेरा पहला प्रोसेस आ जाएगा। लेकिन हीट करने के बाद इससे CO2 निकल गई अपने आप, ये थर्ड कैटेगरी आ रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में या प्रोसेसेस में। अब क्लियर है फर्स्ट कैटेगरी क्या है और थर्ड कौन सी है? यहां पे तो कोल को यूज कर रहा हूं मैं, या डीजल को यूज कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, वहां से एमिशंस हो रही हैं यार। एनर्जी बेस्ड एमिशंस हैं वो। इसी एनर्जी को यूज करके हमने इसको बर्न किया, इसकी बर्निंग की वजह से या इसको तो हीटिंग की वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड दूसरा CO2। अब CO2 जो है, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है भाई। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हिसाब से निकल रही है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के हिसाब से बाहर निकल रही है। थर्ड कैटेगरी है। लास्ट कैटेगरी बनती है जो आपका वेस्ट पड़ा होता है, एग्जांपल लैंडफिल्स पड़ी हुई है, वहां से कोई गैस रिलीज हो रही है, मीथेन रिलीज हो रही है, या उसको आप ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो, अगेन वहां से कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज हो रही। तो प्राइमरी कल्प्रेट हमेशा एनर्जी सेक्टर होने वाला। सेकंड देन एग्रीकल्चर, थर्ड कम्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। क्लियर है जी, डन, पक्का? कोई डाउट हो? इसके साथ साथ यहां पे कुछ और बातें भी की गई हैं। हमने पंचामृत टारगेट्स के बारे में बात की थी, पंचामृत टारगेट्स की थी, जिसमें इंडिया ने अपने अपडेटेड NDC की बात की थी। उसमें इंडिया ने बोला था कि हम कार्बन इंटेंसिटी को या एमिशन इंटेंसिटी को बाय 45% रिड्यूस कर देंगे बाय 2030, बोला था, कंपेयरिंग फ्रॉम 2005 लेवल। 45% से कम कर देंगे। एमिशन इंटेंसिटी मतलब
अब इसको एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ हाँ। गलत। गलत। सिंपल यार। मान लो एक सीमेंट का थैला बनाना था 2005 में, उसको मैंने मान लिया 1 यूनिट ऑफ जीडीपी। सीमेंट का थैला इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ जीडीपी। उसको बनाने में कितने इमिशंस हो रहे हैं, उसको बनाने में कितने इमिशंस हो रहे हैं, वर्सेस 2030 में मेरे को अगर सेम सीमेंट का थैला बनाना है, उसको बनाने में कितने इमिशंस हो रहे हैं। इसको कम करना है हमने। इमिशन इंटेंसिटी का मतलब ये है, इमिशंस जो एमिट हो रही थी 1 यूनिट ऑफ जीडीपी के लिए पहले, उसको कम करना है। क्लियर है जी। कोई वो नहीं है, इंटेंसिटी का वो पार्ट नहीं है। इमिशन इंटेंसिटी मतलब पहले कोई एक प्रोडक्ट बनाना था, 1 यूनिट ऑफ जीडीपी मान लो, 1 यूनिट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट मान लो, उसको बनाने के लिए कितने इमिशंस यूज कर रहे थे आप, इमिट कर रहे थे, उसको रिड्यूस करना है बाय 45% बाय 2030। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हमने बाय 2020 36% के आसपास अचीव कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। जो फोर्थ अपडेटेड बाइनियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक बाय 2020 वी हैव अचीव्ड नियरली 36% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी। ठीक है जी, डन। और आपको होमवर्क दे देता हूं, जिनको नहीं पता, इंडिया के पंचामृत को आपने पढ़ के आना है, पंचामृत टारगेट्स को। इसको बार बार कोट करते रहना भाई, आपके आंसर्स का पार्ट बनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड एनवायरनमेंट रिलीफ फंड अमेंडमेंट स्कीम ऑफ 2024। यहां पे एक एक्ट की बात करने वाले हैं हम, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। इसके तहत बोला गया कि एक इन्वायरमेंट रिलीफ फंड बनाया जाएगा। एज पर दिस एक्ट to said that we will constitute a environment relief fund। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, क्या ये स्टैट्यूटरी है? एनवायरमेंट रिलीफ फंड की बात करें, क्या ये स्टैट्यूटरी है? नो। बिल्कुल सही बात है, कैसे हो जाएगा? अगर एक्ट बोल रहा है फिर थोड़ी हो जाएगा, अगर मैं बोलूंगा फिर होगा ना। सर ये एक्ट बोल रहा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ है कि भाई अपना एक इन्वायरमेंट रिलीफ फंड बनाना है। तो एक्ट क्या क्या, एक्ट लॉ स्टैट्यूट नहीं है अपने आप है, तो इससे बनने वाली बॉडी जो होगी क्या वो स्टैट्यूटरी नहीं होगी? होगी ना। तो ये फंड भी स्टैट्यूटरी इन ओरिजिन है। ठीक है जी, क्लियर है। ये एक्ट क्यों लेके आए थे हम? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में कुछ हजार्डस सब्सटेंसेस की लीकेज हुई थी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। अब उसको एड्रेस करना था कि कल को ऐसा अगर एक्ट हो रहा है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसमें हजार्डस सब्सटेंसेस लीक करेंगे, तो उसको एड्रेस कैसे करना है। तो उसके लिए एक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट लेके आए। अब कोई भी बिजनेस पर्सन अगर है, इफ दैट बिजनेस पर्सन इज डीलिंग विद हजार्डस सब्सटेंसेस इन इंडिया, उसको मैंडेटरीली इस एक्ट के तहत इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा, इस एक्ट के तहत। अब उससे भाग नहीं सकता वो, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। और ये नो फॉल्ट लायबिलिटी पे चलता है।
नो फॉल्ट लायबिलिटी, मतलब कि भाई चाहे आपने सारी चेकलिस्ट पूरी कर दी थी, आपने टाइमली मेंटेनेंस की, सारे अप्रूवल लिए, सब एनओसी आपके पास है, फिर भी ये एक्ट हो गया, फिर भी चाहे एक्ट ऑफ गॉड ही हुआ है, तब भी आप जिम्मेवार हो, उससे भाग नहीं सकते। नो फॉल्ट लायबिलिटी। क्लियर है जी? तो इसी के तहत एनवायरमेंट रिलीफ फंड बनाया गया, राइट। अब ये अमेंडमेंट क्यों आई है, या अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यहां पे, कि यहां पे इसका एक फंड मैनेजर है, एनवायरमेंट रिलीफ फंड का एक फंड मैनेजर है, वो चेंज किया, उसको बनाया गया सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर का क्या काम होगा? मैनेज कर रहा है उस फंड को यार। देखो, अब इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना मतलब पैसे दे रहे हैं, उस पैसे को मैनेज करना है, वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करता है ताकि बाद में रिटर्न आ जाए, बाद में कल को अगर कहीं पे कंपनसेशन देनी पड़ जाए तो दिया जा सकता है। फंड मैनेजर का काम ये है, ठीक है, एसेट मैनेज कर रहा है वो। तो सीपीसीबी इज एक्टिंग एज अ फंड मैनेजर ओवर हियर। अगर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट की बात करें तो यहां पे कोई भी बंदा कंप्लेंट कर सकता है जो अफेक्टेड है वहां पे। मान लो चाहे उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं भी डिस्टर्ब हुई, मान लो पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी और उसका एक्सेस उसके पास था बंदे का, कोई पब्लिक पार्क थी वो डिस्टर्ब होगी या डिस्ट्रॉय होगी, उसके तहत वो अप्रोच कर सकता है अंडर दिस एक्ट। यहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसके पास जाना होता है, और 5 साल का प्रोविजन रखा हुआ है, 5 years फ्रॉम द डिजास्टर, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। अगेन बिल्कुल उसका कोई ना कोई कंसर्न वहां पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भोपाल में कोई गैस ट्रेजेडी कुछ भी हुआ है मैं यहां से कंप्लेंट कर दूं, धीरे जी, तो यहाँ पे कंपनसेशन मिल सकता है। देन प्राइवेट के केस में तो मिलेगा ही मिलेगा, पब्लिक के केस में भी वो दे आर लायबल टू रिस्टोर दैट पार्क पब्लिक प्लेस। क्लियर है जी? तो सिंगल इंसिडेंट की अगर बात करें, वैसे बहुत डीप है, कोई पूछने वाला है नहीं, 250 करोड़ का कवर है अगर सिंगल इंसिडेंट की बात करें। अगर मल्टीपल इंसिडेंट्स हो रहे हैं अगेन इन द सेम ईयर तो 500 करोड़ का कवर बनता है, कोई पूछने वाला नहीं है वैसे, इतना पूछ लोगे चल जाएगा। डन। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इसकी ज्यूरिसडिक्शन किसी ट्राइब्यूनल के अंडर आती है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट की? किसके? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बिल्कुल सही बात है, एनजीटी। एनजीटी कुछ एक्ट्स के तहत अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है, उनमें से एक ये भी है। वाटर की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, इन जनरल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस भी उसका पार्ट है। फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 वो भी उसका पार्ट है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, पक्की बात है नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, इसको कवर किया था आपने। क्लियर है जी? चलें आगे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ग्रीन जीडीपी। ऑलराइट, छत्तीसगढ़ पहली स्टेट बनती है इंडिया में टू अडॉप्ट ग्रीन जीडीपी फ्रेमवर्क। अब यहां पे व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव, यहां पे वैल्यूएशन करने वाले हैं लोग ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। उसकी वैल्यूएशन लगाने वाले हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बनाने वाले हैं, कि मान लो छत्तीसगढ़ में फॉर एग्जाम्पल अराउंड 40% एरिया इज अंडर फॉरेस्ट या इज अंडर ट्री कवर, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या बन रही है? फिर क्या उससे कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या उससे इन जनरल अगर इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो यार यहाँ पे ना क्लीन एयर की वैल्यू लगाने वाले हैं, साफ हवा, साफ पानी, इन सब की वैल्यू लगाई जाएगी, और हर साल उसको मॉनिटर किया जा सकता है कि अब ट्री कवर इतना कम हुआ है, उसकी वजह से इकोनॉमिक वैल्यू इकोसिस्टम सर्विसेज की नीचे जा चुकी है, बढ़ चुकी है। जीडीपी यही तो होता है, जीडीपी क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में
कितने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं पिछले साल के कंपैरेटिवली, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेचर। हर इकोसिस्टम सर्विसेज की एक वैल्यू लगा ली जाएगी। क्लियर है? पक्का? डन? जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आता है? आता है? मेरे को नहीं आता। अब आपका होमवर्क है, सुनो ना फिर। जीडीपी बाय 3 मेथड्स, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड वैल्यू एडेड। आता नहीं है मेरे को, ठीक है? इसके साथ साथ एनडीपी क्या होता है ये भी पढ़ लेना, ये भी नहीं पता मेरे को क्या होता है, ठीक? फिर मुझे नहीं ना आता यार, नहीं आता मेरे को, ठीक है? फिर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लेना, ठीक है? नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं सर। पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात कर लेना। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करने वाले वो भी पढ़ लेना फिर। डन? एनडीपी एनएनपी सब पढ़ लेना और मेरे को बता देना कि हमने पढ़ लिया, इतने मेरे को याद आ जाएगा, ठीक है? चलें आगे। क्लेमिटी ऑफ सिवियर नेचर। वायनाड के केस में कुछ लैंडस्लाइड्स हुई थी, पिछले साल की बात है। केरला में एक प्लेस है वायनाड, वहां पे लैंडस्लाइड हुई थी और बहुत ही डेवास्टेटिंग, अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बहुत ही हाई डेवास्टेटिंग पोटेंशियल था उसका, इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा था। तो केरला की स्टेट ये मांग करना शुरू किया, मतलब कुछ लोगों ने जिनको नहीं पता, जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं पढ़ा, डीएम एक्ट ऑफ 2005 नहीं पढ़ा। आप में से कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? शायद नहीं पढ़ा, अरे पढ़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बोलने लगे कि यार अब ना इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करो। लैंडस्लाइड हुई है केरला में और इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है जिन्होंने पढ़ लिया, नेशनल डिजास्टर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आपने हाथ नहीं खड़े किए जिन्होंने पढ़ा है, मैंने देखा ही नहीं। नेशनल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर का कोई प्रोविजन नहीं है, किसी भी डिजास्टर को नेशनल डिजास्टर नहीं बोल सकते, सब नोटिफाइड डिजास्टर्स है, नोटिफाइड डिजास्टर्स है। नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करने का कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही डिक्लेयर किया जा सकता। एट मैक्स क्या कहा जा सकता है? क्लैमिटी ऑफ सिवियर नेचर, और उसको डिक्लेयर भी कर दिया कि जो वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुई थी उनको डिक्लेयर कर दिया गया क्लैमिटी ऑफ सिवियर नेचर। इसका एक प्रोविजन है, इसका एक प्रोसेस है, इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम जाती है, इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम जाती है, वो वहां जाके एनालाइज करती है कि कितना इंपैक्ट हुआ वहां पे, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, उसके हिसाब से क्या इस डिजास्टर को क्लैमिटी ऑफ सिवियर नेचर बोलना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम, IMCT। इंटर मिनिस्टेरियल मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री से इकट्ठे एक टीम बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनको भेजा जाएगा वहां। तेरा जी पक्का? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अगर बात करें यहां पे, ये 12 नोटिफाइड डिजास्टर्स की बात करता है। और साथ ही साथ ये कुछ फंड्स की बात करता है, जैसे कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है जी, डन है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट बात करें, आपके लिए फिर से क्वेश्चन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में होगा डिजास्टर मैनेजमेंट? आप तो पढ़े लिखे हो, रेजिडुअरी सब्जेक्ट है वो, यानी कि ना तो वो यूनियन लिस्ट में था, ना स्टेट लिस्ट में था, ना कॉन्करेंट लिस्ट में था।
भूल गए कि डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज हो सकती है, लेकिन ये बोल दिया गया कि यार जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट होंगे वो यूनियन गवर्नमेंट देखने वाली है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया एक्ट, इस एक्ट के तहत बोल दिया उन्होंने कि भाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है वो स्टेट की जिम्मेवारी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है वो स्टेट की जिम्मेवारी है, हम लोग सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, एक्टिव मैनेजमेंट स्टेट की है, हम सिर्फ उनकी मदद कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। तो इसलिए SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। NDRF सिर्फ इसको सप्लीमेंट कर सकता है, और वो कब करेगा, जब किसी डिजास्टर को क्लेमिटी ऑफ सीवियर नेचर डिक्लेयर कर दिया जाए। अब उसमें से कुछ फंडिंग NDRF से जा सकती है, नहीं तो SDRF नहीं करना था सारा। क्लियर है जी। अब अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए, 12 नोटिफाइड डिजास्टर्स हैं, इनके नाम बता दो मेरे को। हीट वेव मैं बोल रहा हूं अपने एंड से, नहीं है? अरे कमाल है, ये क्या बात हुई, मैंने बोला अभी नहीं है, इतनी तो चलती है हीट वेव। सॉरी, नहीं होता। 12 का नहीं है जी, 12 नोटिफाइड डिजास्टर का पार्ट हीट वेव नहीं है। कोल्ड वेव है, कोल्ड वेव है। फ्रॉस्ट है। हेलस्टॉर्म है। पेस्ट अटैक है। ड्रॉट ड्रॉट है, पक्की बात है। देन एवलांच की बात करें, है। साइक्लोन है। हाँ जी। लैंडस्लाइड है, बिल्कुल है। अर्थक्वेक है, बिल्कुल है। सुनामी है, बिल्कुल है भाई। जो आपको फंसाने वाली बात आती है वो सिर्फ हीट वेव के साथ आती है। क्लियर है जी, डन। तो ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश। अब इससे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार यूपीएससी ने, लेकिन आयोग ने मेरे को धोखा दिया, तो कोई बात नहीं, हम पंजाब पीसीएस से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लिंक्ड है कैलिफोर्निया के साथ, और कैलिफोर्निया वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पंजाब के गानों में। किया जाता है, मुझे नहीं पता, आप लोग हंस के बताया आपने। तो अपना करंट अफेयर्स का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। लॉस एंजलिस के केस में क्या हुआ लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर देखने को मिली, राइट। उसका सोर्स नहीं पता लगा, क्या नेचुरल है ये वो, या किसी ह्यूमन ने क्या कुछ किया था, वो नहीं पता। उसके साथ जुड़े हुए दो तीन चीजें हैं जिसको हम आराम से कवर करना चाहते हैं, उनमें से एक है विप्लैश, हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश। इसके अलावा जब हम बात करेंगे सेंटा एना विंड्स की, तब उसको तब समझेंगे। तो आज बात करते हैं हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश की। हुआ क्या ऑन द वेस्टर्न पार्ट, ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, यहाँ पे, यहीं पे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया है भाई, यहीं पे। यहाँ पे पिछले साल बहुत ज्यादा बरसात हुई और अनसीजनल हुई। उससे पहले भी यही देखने को मिला, बरसात हुई, अनसीजनल हुई, लेकिन इस बार नहीं हुई। तो पिछली बार इट वाज अ वेट सीजन, देन फॉलोड बाय अ ड्राई सीजन। पिछली बार की बरसात से वहां पे बहुत सारी बुशेस उग चुकी थी, अब इस बार तो नहीं हुई। दे ऑल गॉट ड्राइड अप, दे ऑल गॉट ड्राइड अप, एंड देन दोज बुशेस एक्टेड एज अ फ्यूल फॉर द फायर। इसके लिए इतनी भीषण आग लगी वहां पे। हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश मतलब अ वेट इवेंट फॉलोड बाय अ ड्राई इवेंट। क्लियर? अ वेट इवेंट फॉलोड बाय अ ड्राई इवेंट। हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश, डन। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, आर्टिसियन कंडीशन। इसके बारे में सुना है? आर्टिसियन कंडीशन सुना नहीं है? देखा जरूर होगा। जनवरी के आसपास की बात है, तो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो वहां पे कुछ तस्वीरें देखी होंगी आपने कि जैसलमेर से तस्वीरें आ रही थी जहां पे पानी ऐसे ऊपर आ रहा था।
आप ज्यादा एक्टिव हो, कम एक्टिव हो थोड़ा सा। देखो किसी ने नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। जैसलमेर के केस में क्या हुआ कि वहां पे कोई किसान बोर करने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं नहीं यार, कमाल करते हो, कुछ भी करते हो। ठीक है, तो वो वहां पे बोर कर रहा था, तो हुआ क्या, नीचे से थोड़ा नीचे गया वो, बहुत ज्यादा प्रेशर में पानी ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये वही वाली बात है कि वो बोल रहा था कि यार सक्सेस तो मिल जाए, इतना भी नहीं होगा, वो हैंडल नहीं होने वाला। तो पानी बहुत हाई प्रेशर के साथ बाहर आना शुरू हो गया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिसन कंडीशन। अब ये होता क्यों है, क्योंकि दो लेयर्स आ रखी हैं, यहां पे एक इम्परमिएबल रॉक की लेयर और इसके नीचे ये वाली जो लेयर है इम्परमिएबल रॉक, इम्परमिएबल, जिसके थ्रू पानी नहीं जा सकता नीचे। तो मतलब इस रीजन में पानी कन्फाइन हो जाएगा, बोलिए जरा। और प्रेशर साइड वाले रॉक से लगी जा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इसकी वजह से यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। तो जब प्रेशर बन जाएगा नीचे जा नहीं सकता। एक बार यहां पे बोरवेल के थ्रू पाइप डाल दिया तो क्या वो पानी ऊपर आएगा, बिल्कुल आएगा, और हाई प्रेशर के साथ आने वाला है और इस एरिया को कवर करने वाला है। आर्टिसियन कंडीशन डन। डायग्राम बना के बस लिख लो, ऊपर वाली लेयर भी इम्परमिएबल है जिसमें पानी पास नहीं कर सकता, नीचे वाली लेयर भी इम्परमिएबल रॉक की लेयर है, बीच में कहीं पे एक्वाफायर बना हुआ है, पानी का स्रोत। डन है जी। डन 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 डन। आई बिलीव इतना ही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। दिस कंक्लूड्स आवर पार्ट 1 ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स फॉर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। कल पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, कोई डाउट है तो पूछिए।